जय हिंद दोस्तों, आप सभी का गांव तक रोजगार स्टडी पर बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी प्रिपरेशन कर रहे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज का ये सेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो जितने भी साथी यहां पर जुड़ चुके हैं सभी एक बार वीडियो को शेयर कर देंगे, क्योंकि यहाँ पर जो है आप सभी के लिए जीके के वो प्रीवियस क्वेश्चन जो एग्जामिनर बार बार पूछता है बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। और आप सभी को बता दूँ, कल का जो सेशन था बहुत ही इंपॉर्टेंट था और बहुत सारे कैंडिडेट ने ये जो प्रश्न मैंने आपसे पूछा था इसका सही आंसर किया है। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग यहाँ पर जितने भी ऑप्शन दिए गए हैं, ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपका जो सही आंसर था ऑप्शन बी यहाँ पर बिल्कुल सही था। अंडमान और निकोबार जो है वो क्षेत्रफल के मामले में भारत का सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश है। लेकिन वर्तमान में आपसे पूछा जाए, वर्तमान में 2019 के बाद आपका जो है जम्मू और कश्मीर को अलग कर दिया गया है, केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया है। तो लद्दाख जो है वो सबसे क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश हो जाएगा। तो इतना आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। सभी कैंडिडेट ने, ज़्यादातर कैंडिडेट ने यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर दिया। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। आज का बहुत ही खतरनाक प्रश्न आप सभी के सामने है, बहुत ही जबरदस्त प्रश्न है। वर्ष सन 2000 में निम्नलिखित में से कौन सा राज्य विभाजित नहीं हुआ था? बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बार बार पूछा गया है एग्जामिनर के द्वारा। तो सभी साथी यहाँ पर जल्दी से आंसर करेंगे, क्योंकि आपको टाइम को भी मैनेज करके चलना है। तो यहाँ पर जो है बिल्कुल सही, यहाँ पर जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा बिल्कुल सही। नहीं, बी नहीं होगा, यहाँ पर ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अब देखिए, आप सभी को बता दूं फ्रेंड्स, सन 2000 में 3 राज्य, नए राज्य बने थे वो आपके, जो कि मध्य प्रदेश से बात करें तो मध्य प्रदेश से आपका 1 नवंबर को बना था। 1 नवंबर सन 2002 को कौन सा राज्य बना था? ये बना था आपका छत्तीसगढ़। तो ये आपको ध्यान रखना है, छत्तीसगढ़ जो है वो 26वां राज्य बना था। उसके बाद जो है फ्रेंड्स आपका जो है उत्तर प्रदेश से बना था आपका यूके यानी उत्तराखंड, 27वां राज्य बना था। और ये आपका कब बना था? तो ये बना था आपका 9 नवंबर को, 9 नवंबर सन 2000 को। ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद बिहार से आपका राज्य बना था। बिहार से कौन सा बना था? झारखंड बना था। तो बिहार से आपका झारखंड बना था, जो कि 28वां राज्य बना था भारत का। और ये कब बना था? ये बना था आपका 15 नवंबर को। तो इतना आपको यहाँ पर ध्यान रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आने वाले किसी भी एग्ज़ाम में ये आपसे प्रश्न 100% पूछा जा सकता है। तो उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स आप अच्छे से समझ पाए होंगे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। बहुत ही ज़बरदस्त प्रश्न है। नेक्स्ट है, कृष्णा जो नदी है वो विवाद में है, तो कौन सा एक पक्ष नहीं है? तो कृष्णा नदी विवाद में कौन सा एक पक्ष नहीं है, यानी कि कौन सा राज्य है जो कृष्णा नदी विवाद में नहीं है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं। बहुत ही ज़बरदस्त प्रश्न है। तो बिल्कुल यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? बहुत ही तेज़ी के साथ आंसर करना है सभी को। तो कौन सा हो जाएगा यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा आपका, बिल्कुल सभी का यहाँ पर ज़्यादातर कैंडिडेट का तमिलनाडु आ रहा है। बहुत सारे कैंडिडेट का तमिलनाडु हो जाएगा, ऑप्शन बी करेक्ट यहाँ पर, जो कि विवाद में नहीं है। आप सभी जानते हैं आपका जो है कृष्णा नदी कहाँ से निकलती है? महाबलेश्वरम के निकट से निकलती है। और ये दक्षिण पूर्व में 1400 किलोमीटर वर्ग के क्षेत्र में फैली हुई है। ये 1400 किलोमीटर वर्ग के क्षेत्र में फैली हुई है। और ये इनसे संबंधित विवादित राज्य कौन कौन से हैं? तो ये आपको ध्यान रखना है। महाराष्ट्र हो गया आपका, और यहाँ पर जो है आंध्र प्रदेश हो गया और कर्नाटक। ये तीनों ही राज्य जो है इस कृष्णा नदी से विवादित हैं। तो ये आप सभी को ध्यान रखना है, अफवाह क्षेत्र से विवादित हैं। तो इनका जो है इसी क्षेत्र से विवाद चल रहा है। तो नेक्स्ट देखते हैं फ्रेंड्स। बहुत ही ज़बरदस्त प्रश्न है, बहुत ही अच्छा प्रश्न। कालिंदी का दूसरा नाम क्या है? कालिंदी किस नदी का दूसरा नाम है? देखिए यहाँ पर जो है प्रश्न की लैंग्वेज को आपको समझना है। जो कालिंदी है वो किस नदी का दूसरा नाम है? एग्जामिनर अब क्या करता है, आप सभी को इस प्रकार के क्वेश्चन बहुत देता है। तो कालिंदी किस नदी का दूसरा नाम है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं। बहुत सारे कैंडिडेट इस प्रश्न का गलत आंसर करने वाले हैं, तो आपको भी बिल्कुल भी गलती नहीं करना है। ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। जितने भी कैंडिडेट यहाँ पर यमुना दे रहे हैं बिल्कुल सही हो जाएगा। कालिंदी जो है वो यमुना नदी का दूसरा नाम है, ये आपको ध्यान रखना है। और ये कहाँ से निकलती है? ये कालिंदी पर्वत से निकलती है, उसी के नाम पर इसको जो है कालिंदी नदी कहा गया है। तो ये आप सभी को ध्यान रखना है, इसका यमुना का दूसरा नाम कालिंदी नदी है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। बहुत ही ज़बरदस्त प्रश्न है कि बजट 2019 में भारत सरकार द्वारा घोषित उस योजना का नाम बताइए जिसके तहत छोटे व सीमांत कृषकों को 6,000 रुपये प्रति वर्ष की गारंटी शुदा आय प्रदान की जाएगी। तो देखिए आप सभी जानते होंगे ये बहुत ही इजी प्रश्न है, लेकिन आपको ऑप्शन के अकॉर्डिंग यहाँ पर बहुत सोच समझ कर आंसर करना है। जितने भी साथी यहाँ पर जुड़े हुए हैं, तो एक बार सभी साथी वीडियो को शेयर भी जरूर कर दिया करें। तो फ्रेंड्स बिल्कुल सही यहाँ पर सी ऑप्शन हो जाएगा।
ज़्यादातर कैंडिडेट को इसकी जो है उनके फादर को है जो भी कृषि करते हैं। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत हर साल 6,000 रुपये की किस्त मिल रही होगी। तो ये आप सभी को ध्यान रखना है, यानी कि 2-2 हज़ार रुपये की 3 किस्त आती हैं। तो ये आप सभी को ध्यान रखना है। तो सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा आपका। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। बहुत ही ज़बरदस्त प्रश्न है। उस्ताद अजमत अली खान निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र के वादक हैं? देखिए बहुत अच्छा प्रश्न है, और यहाँ से जो है एग्जामिनर आपसे जो है इस वाद्य यंत्र को लेकर के एक प्रश्न जरूर पूछेगा। तो इस प्रश्न को आपको रट के जाना है, अच्छे से याद करना है, और जो भी मैं बता रहा हूँ उसको नोट करना है। उस्ताद अजमत अली खान जो है वो किस वाद्य यंत्र से संबंधित हैं? तो फ्रेंड्स यहाँ पर जो है सरोदवाद हो जाएगा। बिल्कुल बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा आप सभी का, सरोदवाद हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट और ध्यान रखना है, नेक्स्ट आपसे प्रश्न जो पूछा जा सकता है वो बांसुरी को लेकर के पूछा जा सकता है। तो बांसुरी वादक कौन है? वो है आपके पंडित हरिप्रसाद चौरसिया। तो ये आपको ध्यान रखना है। अब देखिए नेक्स्ट प्रश्न आपसे शहनाई को लेकर भी पूछा सकता है। शहनाई वादक कौन है? तो वो है आपके यहाँ पर उस्ताद बिस्मिल्लाह खां। ये भी आपको यहाँ पर ध्यान रखना है, उस्ताद बिस्मिल्लाह खां। और संतूर वादक कौन है? वो है आपके शिव कुमार जी। तो ये आपको यहाँ पर तीनों को, चारों ऑप्शन को ध्यान रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। लेकिन इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। बहुत ही जबरदस्त प्रश्न है। डीआरडीओ द्वारा विकसित उस रोबोट का क्या नाम है जो खतरनाक वस्तुओं का पता लगाने, उन्हें नियंत्रित करने और नष्ट करने के लिए उपयोग में लाया जाता है? देखिए डीआरडीओ से संबंधित ये प्रश्न है, और आपके एग्जाम में 100% ये प्रश्न आपको देखने को मिल जाएगा। उस रोबोट का आपको नाम बताना है जो खतरनाक वस्तुओं का पता लगाता है, उन्हें नियंत्रित करता है, उन्हें नष्ट करता है के लिए उपयोग किया जाता है। तो बिल्कुल यहाँ पर जो है नहीं, ऑप्शन यहाँ पर जो है ए नहीं होगा, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, दक्ष। देखिए इसको रोब भी कहा जाता है, दक्ष, और इसको रोब भी कहा जाता है। ये क्या करता है? रोब का फुल फॉर्म होगा आरओवी। इसका मतलब क्या है? देखिए इसका जो है रिमोटरिंग परफॉर्मिड व्हीकल, यानी कि दक्ष ही आपको ऑप्शन में मिलेगा। रोब भी इसको जो है बोला जाता है, और इसका जो उपयोग है वो परमाणु और रासायनिक सदूषण प्रदूषणों के संरक्षण में किया जाता है, उनकी निगरानी के लिए किया जाता है। तो ये आप सभी को यहाँ पर ध्यान रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो सी ऑप्शन जितने भी कैंडिडेट दे रहे हैं बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न बहुत ही जबरदस्त प्रश्न है, सभी कैंडिडेट को आंसर देना है कि एशिया प्रांत क्षेत्र में निम्नलिखित में से किस देश के पास सबसे बड़ी घरेलू संचार प्रणाली यानी कम्युनिकेशन सैटेलाइट प्रणाली किस देश के पास है? देखिए फ्रेंड्स बहुत ही अच्छा प्रश्न है, और इस प्रकार के प्रश्न आपको 100% एग्जाम में मिलने वाले हैं। तो आप सभी जितने भी कैंडिडेट जुड़े हुए हैं, आप सभी ने अभी तक लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक ज़रूर किया करें। तो बिल्कुल डी ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा। भारत जो है वो सबसे बड़ी घरेलू कम्युनिकेशन सैटेलाइट प्रणाली वाला देश है, ये आपको ध्यान रखना है। एशिया प्रांत की बात चल रही है यहाँ पर फ्रेंड्स। तो इसकी बात करें तो फ्रेंड 1983 में इसकी शुरुआत की गई थी, ये आप सभी को ध्यान है। 1983 किसके? इनसैट एशिया प्रांत क्षेत्र में सबसे विशाल स्वदेशी संचार प्रणाली है। इसका जो है ये कब घोषित की गई थी? ये 1983 में। तो ये आप सभी को यहाँ पर ध्यान रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। बहुत अच्छा प्रश्न है। भारत का सबसे भारी और सबसे शक्तिशाली संचार उपग्रह कौन सा है? भारत का सबसे भारी और सबसे शक्तिशाली संचार उपग्रह कौन सा है? 4 ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं, सभी को बताना है। तो बहुत अच्छा यहाँ पर जो है सोच समझ कर आंसर करना है। इसी प्रकार के प्रश्न भी आपको एग्जाम में मिलने वाले हैं। तो यह इसका जो सही आंसर है GSAT-11 हो जाएगा, सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट। सभी साथी का यहाँ पर कुछ कैंडिडेट यहाँ पर कमेंट कर रहे हैं, बिल्कुल सही है सभी का यहाँ पर। GSAT-11 जो है वो सबसे भारी और सबसे शक्तिशाली इसरो, ये आप सभी को ध्यान रखना है, ये इसरो का है, इसरो द्वारा निर्मित है GSAT-11, और ये सबसे भारी और सबसे शक्तिशाली संचार उपग्रह है भारत का। वजन की बात करें तो फ्रेंड्स इसका जो वजन है 5854 kg इसका जो है वजन है, इतना आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। और ये कब लॉन्च किया गया? तो ये किया गया आपका 2018 में लॉन्च किया गया। किसके द्वारा? यूरोपीय अंतरिक्ष केंद्र और फ्रेंच गुयाना के कोरू क्षेत्रण केंद्र के द्वारा। ये आप सभी को ध्यान रखना है, बहुत ही प्रक्षेपण केंद्र के द्वारा इसको लॉन्च किया गया। कब? सन 2018 में। तो इतना आपको ध्यान रखना है कि किसका है? इसरो का है। वजन कितना है? 5854 kg है, और कब लॉन्च हुआ? 2018 में। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। बहुत ही अच्छा प्रश्न है।
वर्ष 1969 में भारत में कितने बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया? देखिए प्रश्न बहुत ही ज़बरदस्त है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और जितने भी यहाँ पर जुड़ चुके हैं सभी साथी से कहूँगा कि इसका जो PDF है वो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर सकते हैं। और जितने भी सेट मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ यदि आप उन्हें लगाते हैं तो 100% एग्जाम में आपको सफलता निश्चित मिलेगी, क्योंकि इसी प्रकार के प्रश्न आपको परीक्षा में मिलने वाले हैं। तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? देखिए 1969 की बात करें तो फ्रेंड्स आपका जो है कितने बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया? तो यहाँ पर किया गया था आपके जो है 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण। उस टाइम पर 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। ये आपको यहाँ रखना है 19 जुलाई 1969 को ध्यान रखना है। उसके बाद फ्रेंड्स आपको यहाँ पर ध्यान रखना है कि आपका जो है उसके बाद जो है 1980 में फिर राष्ट्रीयकरण हुआ। कितने बैंकों का हुआ? यहाँ पर जो है 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ। ये आपको ध्यान रखना है, यहाँ पर जो है 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण 1980 में हुआ। और वर्तमान में कितने सार्वजनिक क्षेत्र बैंक हैं? तो यानी कि सरकारी जो बैंक है वो आपकी उनकी टोटल संख्या पूछे तो 12 बैंक जो है वो आपके यहाँ पर वर्तमान में है भारत सरकार के पास। तो ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। नेक्स्ट है, बांग्लादेश को किस देश से स्वतंत्रता मिली? देखिए बांग्लादेश को किस देश से स्वतंत्रता मिली है, बहुत ही ज़बरदस्त प्रश्न है और सोच समझकर आप सभी को आंसर करना है। तो देख पाता हूँ कितने कैंडिडेट इसका सही आंसर करते हैं। जल्दी से फटाफट सभी साथी करेंगे, क्योंकि टाइम जो है यहाँ पर आपको मैनेज करना है। जीके में आपको जो है टाइम को बचाना है, रीजनिंग में बचाना है, मैथ में थोड़ा लगेगा और टेक्निकल प्रश्न में भी आपको बचाना है। तो बांग्लादेश को किस देश से स्वतंत्रता मिली? तो फ्रेंड्स ये हो जाएगा आपका पाकिस्तान, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर पाकिस्तान। 26 मार्च 1971 को, 26 मार्च 1971 को, ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। कब मिली थी? 26 मार्च 1971 को मिली थी पाकिस्तान से। तो ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं, बहुत ही ज़बरदस्त प्रश्न है। टावर ऑफ विक्ट्री राज्य स्तंभ कहाँ पर स्थित है? तो फ्रेंड्स किस राज्य में है ये टावर ऑफ विक्ट्री विजय स्तंभ, किस राज्य में स्थित है? बहुत अच्छा प्रश्न है, सोच समझकर आंसर करने हैं, बहुत अच्छे। सभी का यहाँ पर बी ऑप्शन ज़्यादा कुछ कैंडिडेट यहाँ पर कर रहे हैं, तो राजस्थान बिल्कुल सही हो जाएगा। टावर ऑफ विक्ट्री जो है विजय स्तंभ कहाँ पर है? गुजरात में है आपका। और चित्तौड़ किले के में ये स्थित है, ये आप सभी को ध्यान रखना। चित्तौड़ किले में स्थित एक स्तंभ है ये, तो ये आप सभी को ध्यान रखना है। बी ऑप्शन बिल्कुल हो जाएगा सही। और मेवाड़ नरेश राणा कुंभा ने इसका निर्माण करवाया था, किस विजय पर? गुजरात की विजय पर। तो ये आप सभी को ध्यान है, मालवा गुजरात विजय सेनाओं पर जो विजय प्राप्त की थी इन्होंने, तब इसका इन्होंने निर्माण करवाया था। 1440 से 1448 के मध्य में इन्होंने इसका निर्माण कराया था। ये आप सभी को ध्यान रखना है, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। और एक प्रश्न और पूछा जा सकता है कि इसका जो है ये जो विजय स्तंभ है इसका जो चिन्ह है वो कहाँ पर है? तो ये राजस्थान के जो पुलिस है, राजस्थान का पुलिस बल जो है उसका ये चिन्ह है। और जो उसका जो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड है उसका भी ये प्रतीक चिन्ह है विजय स्तंभ जो है। ये आप सभी को ध्यान रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। परीक्षा की दृष्टि से जितने भी प्रश्न करा रहा हूँ मैं सभी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, क्योंकि कोई भी फालतू का प्रश्न यहाँ पर आपको प्रोवाइड नहीं किया जाएगा। मोहनजोदड़ो, देखिए नेक्स्ट प्रश्न है, मोहनजोदड़ो नाम का अर्थ क्या है? देखिए यहाँ पर जो है बहुत सारे कैंडिडेट इस प्रश्न को गलत करने वाले हैं और एग्जामिनर ये प्रश्न भी आपसे बार बार पूछता है कि मोहनजोदड़ो नाम का अर्थ जो है वो मुर्दकों का टीला है, तो वो किस भाषा से? फारसी है, हिंदी है, उर्दू है, सिंधी है। तो बिल्कुल यहाँ पर देख पा रहा हूँ आंसर आने लगा है, तो डी ऑप्शन सिंधु हो जाएगा, बिल्कुल सही। यहाँ पर बी नहीं होगा, यहाँ पर सिंधु ऑप्शन हो जाएगा, बिल्कुल सही। यहाँ पर बिल्कुल यहाँ पर जो है सिंधी जो है सिंधी हो जाएगा, बिल्कुल आपका सही आंसर। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं, बहुत ही ज़बरदस्त प्रश्न है। पश्चिम बंगाल देशों के साथ सीमा साझा करता है, पश्चिम बंगाल जो है वो कितने देशों के साथ सीमा साझा करता है? बहुत अच्छा प्रश्न है। तो यहाँ पर जो है कितना क्या हो जाएगा? पश्चिम बंगाल कितने देशों के साथ सीमा साझा करता है? तो देखिए पश्चिम बंगाल जो है 3 देशों के साथ सीमा, बिल्कुल यहाँ पर डी ऑप्शन हो जाएगा सही। 3 देशों के साथ सीमा जो है वो साझा करता है, ये आपको ध्यान रखना है। कौन कौन से देश हैं वो आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। बांग्लादेश हो गया, भूटान हो गया, नेपाल हो गया। एक तो आपका क्या हो गया? बांग्लादेश हो गया, नेपाल हो गया और भूटान हो गया, ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। इन 3
देशों के साथ जो है पश्चिम बंगाल अपनी जो है सीमा साझा करता है, ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। स्थलीय सीमा जो है साझा करता है। और एक क्वेश्चन और आप सभी को बताना है कि त्रिपुरा जो है 3 ओर से किस देश से घिरा हुआ है, ये भी आपको यहाँ पर कमेंट करके बताना है। देख पाता हूँ कितने कैंडिडेट यहाँ पर सही आंसर करते हैं। देखिए नेक्स्ट जो प्रश्न है बहुत ही अच्छा प्रश्न है। भारत का सबसे उत्तरी राज्य कौन सा है? भारत का सबसे उत्तरी राज्य कौन सा है? बहुत ही जबरदस्त प्रश्न है। तो भारत का सबसे उत्तरी राज्य कौन सा है? तो ऑप्शन 4 दिए गए हैं यहाँ पर। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग यहाँ पर जो है जम्मू कश्मीर हो जाएगा, क्योंकि अब जो है लद्दाख और जम्मू कश्मीर जो है वो केंद्र शासित प्रदेश बन चुके हैं। लेकिन आपसे राज्य पूछा जाए और ऑप्शन में आपका जम्मू कश्मीर है तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। ये यहाँ पर आप सभी को ध्यान रखना है, जम्मू कश्मीर जो है वो आपका सबसे उत्तरी राज्य है। और आपसे दक्षिण पूछा जाए तो दक्षिण आपका तमिलनाडु हो जाएगा। आपसे पश्चिम पूछा जाए तो गुजरात हो जाएगा। और पूर्व पूछा जाए तो आपसे अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा। तो ये आप सभी को चारों को ध्यान रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एग्जामिनर कहीं से भी प्रश्न उठाकर आपसे पूछ सकता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न जो है बहुत ही ज़बरदस्त है कि भारत ने किस पंचवर्षीय योजना के दौरान मिश्रित अर्थव्यवस्था का विकल्प चुना? देखिए पंचवर्षीय योजना से संबंधित भी प्रश्न आपको एग्जाम में मिलने वाला है। तो यहाँ पर जो है पूछा गया है कि कौन सी मिश्रित योजना थी अर्थव्यवस्था की जिसके दौरान मिश्रित अर्थव्यवस्था को चुना गया? तो फ्रेंड्स ये जो पंचवर्षीय योजना थी वो थी आपकी दूसरी पंचवर्षीय योजना। तो जितने भी कैंडिडेट बी ऑप्शन दे रहे हैं बिल्कुल सही है। तो आप सभी आंसर जरूर किया करें, गलत होता है तो कोई बात नहीं। यहाँ पर बहुत सारे कैंडिडेट आंसर कर रहे हैं बट काट देते हैं, यदि गलत दे देते हैं तो कोई नहीं, आप यहाँ पर गलती कर सकते हैं। लेकिन एग्जाम में यदि आप गलती करेंगे तो उससे आपको बहुत ज़्यादा लॉस होने वाला है, इसलिए आप सभी आंसर जरूर किया करें। तो क्या हो जाएगा, दूसरी पंचवर्षीय योजना हो जाएगी, जो कि आपकी जो है 1956 से 61 तक ये चली थी, ये दूसरी पंचवर्षीय योजना। और ये किस मॉडल पर आधारित थी फ्रेंड्स? तो महालनोबिस पीसी महालनोबिस मॉडल पर ये आधारित थी, इतना आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। और पहली पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी ये सभी कमेंट करेंगे, क्योंकि आप सभी में से बहुत सारे कैंडिडेट जो हैं नहीं जानते हैं। देखिए नेक्स्ट जो प्रश्न है वो बहुत ही अच्छा प्रश्न है, और ये प्रश्न जो है आप सभी को कमेंट बॉक्स में पिन करना है। वीडियो ऑफलाइन होने के पश्चात देख पाता हूँ इस प्रश्न का कितने कैंडिडेट यहाँ पर आंसर जानते हैं कि किस खिलाड़ी की आत्मकथा का नाम प्लेइंग इट माई वे रखा गया है, यानी प्लेइंग इट माई वे। तो बहुत अच्छा प्रश्न है और ज़्यादातर कैंडिडेट इस प्रश्न का आंसर जानते होंगे। 4 ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं, आप सभी को नाम जो है वो टाइप करना है और ऑप्शन ए बी यहाँ पर करके भी आप आंसर दे सकते हैं। तो फ्रेंड्स आज का ये सेशन आप सभी को कैसा लगा, उम्मीद करता हूँ जितने भी कैंडिडेट जुड़े हुए हैं, यदि आप इसका पीडीएफ चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन से पीडीएफ आपको मिल जाएगा। सभी का पीडीएफ आपको टेलीग्राम लिंक का डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, तो वहाँ से आप सभी प्राप्त कर सकते हैं विद सॉल्यूशन। तो मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी को जय हिंद, वंदे मातरम।